नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय चुनाव की हार पर मंथन करके समाजवादी पार्टी भविष्य की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दौर का मंथन इस बार निकाय चुनाव की हार के बाद किया है, जिसका एक बड़ी तस्वीर 9 जून को सीतापुर में देखने को मिलेगी। लेकिन विधान परिषद की लड़ाई ने समाजवादी पार्टी की टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस चुनाव के जरिए अखिलेश भाजपा में सेंधमारी करना चाहते थे, वो रणनीति फेल हो चुकी है। और इसी के साथ ही बात होगी केंद्र सरकार के 9 साल की, जिसे भाजपा बेमिसाल बता रही है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। और इन सब के बीच बात होगी पहलवानों को लेकर गर्म हुई सियासत की। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी का महामंथन 23 की गलती से 24 का चिंतन, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें बूथ स्तर पर सपा को मजबूत करने की रणनीति भी बनी, क्योंकि इसी मोर्चे पर सपा भाजपा के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर दिखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सपा नगर निगम में खाता तक नहीं खोल पाई। समाजवादी पार्टी का महामंथन शुरू हुआ, 24 का चिंतन। अखिलेश की सबसे बड़ी टीस, 23 की गलती से लेंगे 24 की सीख। MY समीकरण पर टेंशन हाई, कैसे जीतेंगे 24 की लड़ाई। निकाय चुनाव में नतीजों ने सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी की बढ़ाई है तो वो है समाजवादी पार्टी, जिसे एक तो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर हार मिली। और अब सपा निकाय चुनाव में मिली हार का मंथन करने में जुटी है। सोमवार को अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी महानगर अध्यक्षों और सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें सपा महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर जमकर चर्चा हुई, क्योंकि बूथ स्तर पर सपा भाजपा के मुकाबले बहुत कमजोर दिखी। इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने नगर निगम के मेयर पद की सभी 17 की 17 सीटें जीत ली और सपा खाता तक नहीं खोल पाई। नतीजों में जिस तरह के करिश्मे की उम्मीद थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक की। इसमें प्रदेश भर से सपा के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इन सबको बुलाया गया। इन सबके साथ में निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन हुआ। उसमें जीत और हार के जो कारण रहे उसे लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। समाजवादी पार्टी के लिए निकाय चुनाव इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि जानकारी से 24 का सेमीफाइनल बता रहे थे, लेकिन अखिलेश एक साथ कई मोर्चों पर चूक गए। सपा की सीटें नगर पालिका और नगर पंचायत में भी कम हुई। सपा को लगे इस झटके का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नगर निगम में 9 सीटों पर सपा की जमानत जब्त हो गई। 3 निगम ऐसे थे जहां सपा चौथे नंबर पर रही। इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम वोट को सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वो भी उससे दूर रहा। उसका झुकाव कांग्रेस, बसपा और AIMIM की तरफ दिखा। अब सपा निकाय चुनाव में लगे डेंट को 24 से पहले ठीक कर लेना चाहती है। इसके लिए सपा ने जहां बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने की रणनीति बनाई है, वहीं 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य से चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया के विचारों को सपा अपनी ताकत बनाती नजर आएगी। लेकिन सपा के इस अभियान से पहले ही भाजपा उस पर हमलावर है। राजनीति में निरंतर बचकाने उनके आचरण हैं। वो कभी राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करेंगे, तो कभी नैमिषारण्य में जाकर के कार्य समिति शुरू। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी है, वो कहीं भी कर सकते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब जो चरम सीमा थी, यह 2022 का विधानसभा चुनाव था।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी? वहीं एक सवाल गठबंधन का भी है, क्योंकि जिस रालोद के साथ मिलकर सपा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसका झुकाव अब सपा से ज्यादा कांग्रेस की ओर है। मतलब अखिलेश को 24 से पहले कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात भाजपा ने जीती परिषद की लड़ाई, सपा के खाते में एक और हार आई, क्योंकि जिन 2 एमएलसी सीट के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, उसे समाजवादी पार्टी हार चुकी है। भाजपा ने दोनों एमएलसी की सीट जीत ली है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भाजपा इस लड़ाई को निर्विरोध जीते। सपा के खाते में एक और हार आई। विपक्ष की एकजुटता फेल, योगी की रणनीति ने कर दिया खेल। विधान परिषद की जिस औपचारिक लड़ाई के जरिए अखिलेश भाजपा में सेंधमारी की रणनीति बना रहे थे, वो बुरी तरह फेल हो गई है। भाजपा ने विधान परिषद की दोनों सीट बड़े आराम से जीत ली। विधान परिषद की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिले, जबकि सपा के रामजतन राजभर को 116 वोट। वहीं दूसरी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 और सपा के रामकरण निर्मल को 115 वोट मिले। सपा के रामकरण निर्मल को उनके फिक्स वोट से एक ज्यादा वोट मिला। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। साथ में हमारे विधानसभा के सदस्य, हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके शुभकामनाओं से आज ये क्षण आया। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय घटक के सारे दल, चाहे अपना दल हो, चाहे क्या उनका निषाद पार्टी के हों, सारे लोगों ने मजबूती से वोट दिया है, पार्टी के पक्ष में दिया है, जीत हुई है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा ये लड़ाई निर्विरोध जीते। इसके लिए अखिलेश ने भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी वोट मांगे थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो सपा की कोई रणनीति काम नहीं आई, जबकि सपा का दावा था कि उसे तय वोट से ज्यादा मत मिलेंगे। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। देखिए, संख्या तो यहाँ महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विचारधारा की लड़ाई। यहाँ लड़ाई दलित, शोषित, पिछड़ों के नाम पर है। तो अगर है तो मैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी आह्वान करूँगी कि अगर आप अपने आप को इस विचारधारा के समीप पाते हैं, आपके अंदर ये विचारधारा है, तो आइए वोट करिए इस विचारधारा के नाम पर। उधर विधान परिषद के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे अखिलेश की राजनीतिक अपरिपक्वता बता दिया है। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। विधान परिषद की इस लड़ाई में OP राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक गाड़ी में दिखे, जिससे तय हो गया था कि उनके विधायक भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देंगे। को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए। एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। कुल मिलाकर परिषद की इस लड़ाई में सपा को सिर्फ रालोद का साथ मिला। कांग्रेस पूरी तरह से सपा से दूरी बनाती नजर आई
उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 24 में होने वाले गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ होंगे, और जब कांग्रेस को जरूरत होगी तो क्या अखिलेश कांग्रेस का साथ देंगे? क्योंकि ये चुनाव भले ही 2 विधान परिषद सीटों का था, लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में भी दिखाई दे सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात मोदी सरकार के 9 साल, विपक्ष ने उठाए सवाल। मोदी सरकार के 9 साल होने पर सीएम योगी ने आज जमकर तारीफ की। किसान, पिछड़ों और वंचितों के लिए किए गए काम की खूब चर्चा की। लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के काम को गिना रहे थे, वहीं अखिलेश यादव सरकार के दावे पर सवाल उठा रहे थे। 9 साल के काम का जो रिपोर्ट कार्ड भाजपा ने बनाया है, उसे झूठ का पुलिंदा बताया है, और इस पर अब पूरी भाजपा हमलावर हो गई। मोदी सरकार के 9 साल, विपक्ष ने उठाए सवाल। 24 के लिए धुआंधार जंग, भगवा या लाल रंग। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल पूरे हो गए हैं। अब 9 साल में हुए कामकाज का जिक्र कर सत्ता पक्ष 24 की तस्वीर खींचने में जुट गया है। सीएम योगी ने विपक्ष के सामने अपने दावों का एक बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों की आय दोगुनी, दलित और पिछड़ों का उत्थान और दुनिया में बनती भारत की धाक को लेकर जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट। मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने एक बड़ा जनसंपर्क महाअभियान हम लोगों ने डिजाइन किया है, और उसी के सिलसिले में आज प्रेस वार्ता, सोशल मीडिया के कार्यशाला के रूप में कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 9 साल में भारत बदला है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 वर्षों में नए भारत का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गईं जिसका फायदा देश के आम लोगों को मिला है, और उत्तर प्रदेश भी तमाम सारी योजनाओं में सबसे आगे रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के इन तमाम दावों पर समाजवादी पार्टी ने हमलों की झड़ी लगा दी है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, किसानों की बदहाली और सीमांत क्षेत्रों पर चीन के कब्जे को लेकर जमकर निशाना साधा। 9 साल के काम का जो रिपोर्ट कार्ड भाजपा ने बनाया, उसे झूठ का पुलिंदा बता दिया। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए? पूरे देश में, मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेस वे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, NHAI से बन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। नहीं, ठीक बात है। 9 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी का दर जिस तरीके से बढ़ा है प्रदेश में, और बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी, ये भी रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। किसान दर दर की ठोकर खाता रहा, कभी यूरिया नहीं, कभी DAP नहीं, और कहीं अगर उसकी जब फसल बच गई या फसल आ गई तो छुट्टा जानवरों से वो बची नहीं। अखिलेश यादव के इन तमाम हमलों के बाद भाजपा सपा पर हमलावर हो गई। न सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बल्कि भाजपा के तमाम बड़े नेता सब अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतर गए। अभी अखिलेश यादव जी का मैंने कहा ना, ये बचकाना जैसे कि उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। इस प्रकार के जब बचकाने बयान देंगे तो गांव में जो उनको वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल गया था, उस वोट का 50% वोट भाजपा को लोग देंगे। हमने, हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने सारे विषयों पर हम लोगों ने जो जो काम किए हैं वो हम जनता के बीच में लगातार रख रहे हैं, और ये पूरा कार्यक्रम सरकार की उपलब्धि बताने के लिए, सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि भाजपा अपने 9 साल के काम को लेकर अब जनता के बीच जाएगी।
ये 24 की चुनावी जंग से पहले माहौल बनाने का तरीका है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और भाजपा के दावों को खुली चुनौती दे रहा है, उससे 24 की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज महिला रेसलर के समर्थन में उतरी माया, दिल्ली से लखनऊ तक चढ़ा सियासी पारा, क्योंकि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बवाल पर राजनीति गर्म होती जा रही है। पहले सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने, और अब मायावती ने भी महिला पहलवानों को लेकर मोर्चा खोल दिया और केंद्र सरकार से ध्यान देने की अपील की है। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के कई साधु संत बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर आए, जो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। महिला रेसलर के समर्थन में उतरी माया, दिल्ली से लखनऊ तक चढ़ा सियासी पारा। खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक, निशाना कितना अचूक। कुश्ती संघ और महिला पहलवानों की लड़ाई अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है, क्योंकि जब से दिल्ली के जंतर मंतर से महिला खिलाड़ियों को जबरन हटाने की तस्वीरें सामने आईं, समूचा विपक्ष लामबंद होकर मैदान में उतर आया है। और इस बार महिला पहलवानों के लिए आवाज बसपा मुखिया मायावती ने उठाई है, जो हर बार भाजपा के साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन महिला पहलवानों की चीख ने मायावती को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। महिला रेसलर को अब मायावती ने भी अपना समर्थन दे दिया है। मायावती ने आज एक ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलन कर रही बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। इसके पहले कई राजनीतिक दल पहलवानों को समर्थन दे चुके हैं। दिल्ली में उनके धरना स्थल पर भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन मायावती अभी तक इस मामले को लेकर खामोश थी। आज उन्होंने पहली बार ट्वीट करके महिला रेसलर को अपना समर्थन दिया है। मायावती से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी महिला रेसलर्स को लेकर आवाज उठाई थी और विनेश फोगाट का वीडियो ट्वीट कर जमकर निशाना साधा था। भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे। आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था। वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे आप। उधर रालोद के मुखिया जयंत चौधरी भी महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को जमकर बवाल हुआ। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाल रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई थी। इसके बाद पुलिस ने विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर को खाली करवा दिया। इसके बाद से ही राजनीति गर्म है। करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां महिला खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के कई साधु संत बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हैं, जो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पॉक्सो एक्ट के क्लॉज को हटाने की मांग की जाएगी। संतों का कहना है कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो कानून बना है, पास्को कानून वास्तव में अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पास्को का जो सहारा लेकर के लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उस कानून का दुरुपयोग करते हैं, उसको कलंकित करने का काम करते हैं। इसमें इस तरह की धारा पहले उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद ही किसी के साथ कोई इस तरह का जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए। आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर छेड़खानी की धारा 354 के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, लेकिन सवाल बड़ा है
कि इस लड़ाई का अंत कहां जाकर होगा, क्योंकि पहलवानों ने भी कह दिया है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी वो घर नहीं लौटेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात दर्द भरी उस कहानी की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इंसानियत की रीढ़ टूट चुकी है। एक वहशी दरिंदा एक मासूम को दिन दहाड़े चाकू से गोद कर मार रहा था। वहां पर भीड़ तमाशबीन बनकर सब कुछ देख रही थी, और इसलिए हमने लिखा है कि साक्षी की मौत पर शर्मिंदा है, लेकिन क्या आप जिंदा हैं? क्योंकि साक्षी को मारने वाला एक साहिल था, लेकिन गुनाहगार वो भी कहे जाएंगे जो सब कुछ मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। एक चाकू 20 बार, इंसानियत तार तार। टूटी इंसानियत की रीढ़, तमाशबीन बनी रही भीड़। साक्षी की मौत पर शर्मिंदा है, क्या आप जिंदा हैं? ये देश की राजधानी दिल्ली की वो खौफनाक तस्वीर है जिसे देखकर खौफ भी डर से कांप उठे। अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। ये 16 साल की उस नाबालिग लड़की की दर्द भरी कहानी है जिसे शैतान साहिल ने दिल्ली की बीच सड़क पर चाकू से गोद कर मार दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और ये शैतान उसे चाकू मारता रहा। जब चाकू से दिल नहीं भरा तो पत्थर से इस मासूम को कुचल दिया। ये सनकी, ये वहशी, ये दरिंदा राक्षस साहिल साक्षी को पहले से जानता था। पुलिस की माने तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन इस शैतान ने साक्षी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। अभी तक की जानकारी ये है कि पुलिस ने उस लड़के साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस दिल्ली लेकर के आ रही, उससे पूछताछ की जाएगी। उसके कुछ दोस्तों का भी पता चला है जो कॉमन फ्रेंड थे साहिल और साक्षी के, उनसे भी कई अहम जानकारी बाहर आने की पूरी संभावना है और उस मोटिव का पता चलेगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके चलते इस नृशंस हत्या को साहिल ने अंजाम दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।